वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे शेप बनाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेनली जो है आपके पास 4 पोस्टुलेट्स हैं, उनको हम देखेंगे बारी बारी करके। सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है, वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये भी एक जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके लिए बनाई गई है, क्योंकि जो आपके पास वेस्पर थ्योरी है ये भी सारी थ्योरीज थी, बट फिर भी हमें वीबीटी का यूज़ करना पड़ा क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो कि बाकी जो थ्योरीज थी वो नहीं फुलफिल कर पा रही थी, बट वीबीटी जो थी आपके पास, वीबीटी ने ऐसा फुलफिल किया है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्सेस थे इनका ये आराम से इनके लिए शेप बता सकता था। वीबीटी की हेल्प से हम इनकी शेप ड्रॉ कर सकते थे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, वीबीटी को फिर हमने लिया है। बट हालांकि इसके भी हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस थी, बट यहाँ पर क्या है, वीबीटी की भी बहुत सारे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बट लिमिटेशंस जो होती हैं सभी में रहती ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहली बात तो आप जानते ही होंगे कि कभी भी आप अगर आपको दो एटम की क्या करा रहे हैं, आप बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि उनके पास जो हाफ फिल्ड उनके ऑर्बिट्स होते हैं वही आपस में आते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। ये बात तो आप जानते ही हैं। दोनों के जो होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिट्स, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, एक काइंड ऑफ बॉन्ड बन जाए। इतनी बात आपको समझ में आती है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, वो बनते कैसे, बेसिकली वहाँ पे होती क्या है, ओवरलैपिंग होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ओवरलैपिंग होती है और उसके बाद क्या बनते हैं, यहाँ पर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि अगर आपके पास किसी का भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपके पास, अगर उसमें एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक से ज़्यादा ही क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो वो मिल करके फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो उसी तरह अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है तो बॉन्ड भी क्या होंगे, एक से ज़्यादा आपके पास होंगे। ठीक है, तो तभी तो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे और फिर एक से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो आपस में बॉन्ड बना करके अपना स्टेबल होंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी के भी वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल होता है। और आउटर मोस्ट शेल में जो भी आपके पास पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपके पास पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, या फिर आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट में कहिए या फिर आप वैलेंस शेल में कहिए, तब अगर आपके पास पेयर्ड हैं वो लोग, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, उसको स्टेबल का स्टेबल ही रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में, इन केस दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स possess मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन वन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास अनपेयर्ड है तो एक से ज़्यादा ही आपके पास क्या होंगे, यानी कि अनपेयर्ड ही जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में, जितने अनपेयर्ड उतना आपके पास बॉन्ड होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन नॉट टेक पार्ट इन सच अ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में, कि आउटर मोस्ट में ही होती है ज़्यादातर आपके पास, तो आउटर मोस्ट में अगर आपके पास जो भी पेयर्ड हैं उनको आप क्या करेंगे, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, ऐसा क्यों, देखिए जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बनते कैसे हैं, शेयरिंग से बनते हैं, राइट। मगर जो आपके पास आयनिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आप जानते हैं कैसे बनते हैं, गेन और लॉस इस तरह से बन जाते हैं। जो आपके पास आयनिक बॉन्ड होते हैं, है ना, वहाँ पे आपके पास शेयरिंग नहीं होती है ना। तो आप जानते हैं इतनी बात। कोवलेंट बॉन्ड के केस में जब भी यहाँ पर आपके पास, क्योंकि जब वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होगी तो बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा पैरेलल, है ना। जहाँ भी आपके पास शेयरिंग हो रही होगी या फिर हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग हो रही होगी एक एटॉमिक ऑर्बिटल की दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से, दोनों एटम्स के अपने अपने ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, तब उस टाइम पे हम उससे क्या बोलेंगे, उस चीज़ को, कि वो एक दूसरे से क्या है, वो पैरेलल हैं, सो वो क्या है, डायरेक्शनल है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे से शेयर करके बनता है, शेयरिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो आपके पास यहाँ पर देखिए
फोर्थ पॉइंट आ गया है। फोर्थ पॉइंट में आपके पास बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप जानते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिग्मा यानी कि सिंगल, और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब डबल बॉन्ड होता है ना। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं हमारे पास दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये बात तो आप जानते हैं। तो अगर आपके पास, अगर हम पैटर्न देखें ओवरलैपिंग का अगर हम पैटर्न देखें, तो अगर आप बात करेंगे पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है जब हम क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करवाते हैं। ठीक है, कैसे करवाते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। और अगर हम न्यूक्लियर एक्सिस से करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे फ़र्क समझ में आ रहा है कि कब पाई बॉन्ड बनता है और कब सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये बातें आपको पहले भी पढ़ाई भी होंगी, 11th में आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं है, तो अगर आपको याद आ गया है दैट साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा हम क्या बनाते हैं, हमेशा हम बनाते हैं पाई बॉन्ड्स, और हमेशा जो होता है हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस से जो बन रहा होता है, न्यूक्लियर एक्सिस से, उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा है उसके बाद अब हम आ गए हैं मेन चीज़ में, जिसके लिए वीबीटी को हमें पढ़ना है, राइट। तो हम क्योंकि देख रहे हैं ये चीज़ें कॉम्प्लेक्सेस में, तो कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास दो ही टाइप के आपके पास आते हैं केसेस। जब केस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक केस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, तो तब कॉम्प्लेक्सेस का क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या शेप होता है, ये हम कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो है हम पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, शेप क्या होता है वो देखेंगे दोनों के केसेस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 दोनों में। उसके बाद हम करेंगे मेन इसके क्वेश्चंस जो कि हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन से, हम किस तरह से वीबीटी की हेल्प से किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं, किसी का भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, फॉलो किसके लिए, उसके लिए कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इतनी बात है, ठीक है। तो इसलिए हम वीबीटी को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस का भी बना लेता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी और शेप क्या रहेगी वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 आपके पास उसमें क्या बन रहे होंगे, बेसिकली बॉन्ड्स बन रहे होंगे, है ना। तो 4 के लिए हमें हमेशा एक तो याद रहता है sp3 होता है, sp3 के लिए कैसे शेप बनता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बनता है शेप। और आप जानते हैं बीच में मेटल होगा और उसके चारों तरफ क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे, ऑलराइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास है DsP2 जो होता है वो भी एक जो आपके पास रहता है स्क्वायर प्लेनर, आप जानते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर जब भी बनता है तो आपके पास पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, DsP2 रहती है। तो यहाँ पर आप शेप में क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और शेप कैसी होती है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ी हुई है इसकी, ठीक है। बीच में आपके पास मेटल रहेगा और मेटल के अराउंड क्या रहेंगे, चारों तरफ इस तरह से लाइगेंड्स रहेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ही हमें ड्रॉ करके दिखाना होगा, राइट। ये तो हमने देखा हुआ है अभी तक, और राइट। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास क्या रहेगी उसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका शेप क्या होगा, राइट। sp3d2 होगा अगर आपके पास, अगर डी कॉम्प्लेक्स बाहर की तरफ, अगर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पर बाहर की साइड डी रहेगा, sp3d जो आपके पास है कॉमनली देखने को मिलता है। तो आउटर डी जो होता है अगर रहेगा तब क्या होगा, जिसे हम कह रहे हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें शेप कैसी रहेगी, आप जानते हैं यहाँ पर पूरे 6 बनते हैं, तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल बनती है, सिंपल है। सो ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए शेप कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए शेप 6 के लिए बनाइए, इस तरह से बनाइए, पहले 4 के लिए, उसके बाद 6 के लिए, बीच में मेटल, और यहाँ पर अराउंड में इसके क्या होंगे, लाइगेंड होंगे, ठीक है। सो L5 L6 इस तरह से क्या होंगे यहाँ पर, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल के लिए बन जाएगा। अगर हम देखें D2sp3, ये भी तो बनता है, तो D2sp3 के केस में यहाँ पर भी शेप इसका ऑक्टाहेड्रल ही रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल ही रहता है ये भी। तो ये देखिए बस फ़र्क इतना होता है ना, इसमें शेप बिल्कुल वैसा ही रहेगा, शेप में भी कोई फ़र्क नहीं होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास डी ऑर्बिटल होता है ना वो अंदर वाले का होता है, समझ में आ रही है आपको बात। जैसे sp3 है, उसके बाद जो डी आएगा ना उसका नहीं होता है, हमने जो उसके पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए होते हैं वो उसके पहले वाले के यूज़ किए होते हैं। ये आपको बात कब समझ में आएगी, जब हम ऐसा केस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बस केस ही देखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा इस तरह से, राइट हाइब्रिडाइजेशन, और आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ड्रॉ शेप्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है,
कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स उसके, और अगर आपके पास अगर पैरामैग्नेटिक आ जाता है यानी कि उसके पास जो भी हमारे पास एक्साइट होने के बाद जो भी आपके पास ऑर्बिटल बना हुआ है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, तो पैरामैग्नेटिक उसे हम बोलते हैं। शेप्स आप जानते हैं, हम पढ़ लिए हैं, शेप्स के बारे में हमने पढ़ चुका है। और इसके बाद अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने पढ़ा हुआ है, वैसे ही चलते जाना है। थोड़े से चेंजेस आएंगे वो हम साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। चलो ये फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है आपके पास NiCl4 का होल 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं हमें हमेशा क्या देखना होता है, किसका देखना होता है, बेसिकली जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसी की हमें देखनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के टाइम उसकी ही हमें देखनी होती है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं एक्साइट होने के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए Ni की कॉमन जो होती है, कॉमन आपको पता होना चाहिए जो Ni होता है इसकी कॉमन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो फिर आपका जो है ये पूरा स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आपको मैं ऑर्डर बता रही हूँ वो आपको आना चाहिए कि 20 तक तो सबको याद होते हैं, राइट। उसके बाद आपके पास जो सीरीज़ है 30 तक, ठीक है। उसके बाद भी कुछ होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। अगर आपके पास कभी कभी एग्जाम्पल में अगर नहीं आता है, अगर आपके पास एग्जाम में उसका एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता है, तब आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास नहीं भी आता है तो आपको याद होना चाहिए वो चीज़ें। अब जैसे आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ मैंने आपको बताई है स्कूटी BCr में फिकोनिकोजन, ठीक है। तो ये है स्कूटी BCr में फिकोनिकोजन सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये Vn है, वेनेडियम, सैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस है, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सीरीज़ है ना। तो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, अगर सीरीज़ याद है तो बस कैलकुलेट कर लो। उसके बाद ये सब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह से ये इनका जो होता है आपके पास एटॉमिक नंबर ये आ गया, है ना। सिंपल था ये। अगर आपको याद हो गया है तो आप आराम से कभी भी आपके पास कुछ भी आता है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अगर आपको सीरीज़ याद होगी स्कूटी BCr में फिकोनिकोजन, ये निमोनिक याद हो गया है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि किसकी कितनी है ना। समझ में आ गई मेरी बात? ऑलराइट। तो अभी हम क्योंकि निकल की देख रहे हैं, निकल की क्या है 28 है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए ऐसे कि ये याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो है आपके पास बार बार आपको ये बार बार पूछेगा कि आपके पास बार बार इसकी आती रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। निकल की आपने अभी देखी कितनी थी, इसकी एटॉमिक नंबर था 28। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं, फिर एक्साइटेड में बनाते हैं। अभी हम सिंपल इसकी ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं 28, ठीक है। 28 के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी पूरी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। चलो इससे लिखते हैं फटाफट से। देखिए पूरा लिखने में आप टाइम वेस्ट मत करना, आर्गन 18 से स्टार्ट कर देना, आर्गन 18, और उसके बाद क्या आ जाता है 4s आ जाता है, 4s और 3d आ जाते हैं, राइट। सो 4s आ जाएगा पहले, फिर आएगा 3d। अब 18 ऑलरेडी हैं इसमें, अब आपको सिर्फ कितने 10 फिल करने हैं, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, इसमें 2 होंगे और 8 इसमें होंगे, है ना। अब देखिए ये तो इसकी जो थी नॉर्मल थी ग्राउंड स्टेट में, बट अब जब ये NiCl4 2 नेगेटिव बना, होल 2 नेगेटिव है, इसमें चार्ज जो है होल का 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर आप Ni की निकालेंगे तो यहाँ पे Ni की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें उसके लिए निकालनी है, तभी तो हम बना पाएंगे उसका बॉन्डिंग Cl के साथ, है ना। तो Ni जो है आपके पास, Ni यहाँ पे कितना है, Cl आप देख रहे होंगे -4 है, बाहर ओवरऑल चार्ज आपको दिखाई दे रहा है कितना है -2 है ना। तो ये जो प्लस जो -4 है इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, +4 -2 कितना होता है +2। तो निकल का चार्ज जो है यहाँ पे +2 है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो +2 चार्ज है हमारे पास निकल का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ni2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी अब, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब जब ये Ni2 पॉजिटिव हो गया है तो अब इसके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कितने हमें फिल करने होंगे, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, 2 कम यानी कि अब ये 26 हो गया है ना। एटॉमिक नंबर उसका 28 ही रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अब 26 हो गए हैं इसके, तो 26 हम इस तरह से फिल करेंगे। देखिए आर्गन 18, अब यहाँ पे से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकले ना 2, तो वो हमेशा निकलते हैं S से, तो S हमेशा होता है, हमेशा दान जो देता है S ही देता है, तो S जो होता है अब 0 जाएगा। अब 3D में जो होंगे एज इट इज़ आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वो जो 4s होगा आपके पास वो 0 जाएगा, क्योंकि उसमें से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज हुए हैं,
और 3D 8 एज इट इज़ रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जब हम इसके लिए बना रहे होंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना रहे होंगे, तब आपको क्या करना है, अब इसको एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम किसका ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एस का, फिर पी का और फिर डी का। ठीक है, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं बेसिकली तो 3 जो होता है 3D पहले आता है, फिर हम 4S को लिखते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 3D जो होगा पहले आएगा, फिर आएगा ना 4S का शेल, फिर स्टार्ट होगा 4S 4P फिर 4D, इस तरह से, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3D पहले आना चाहिए, है ना, तो इसीलिए हम 3D को पहले लिखते हैं और इसीलिए उसी के ही हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम फिल करते हैं। तो देखिए 3D का अगर हम बनाएंगे यहाँ पर 3D का, इसमें होंगे 5 आपके पास ऑर्बिटल्स, राइट। फिर हम 4S का बनाएंगे यहाँ पर 4S 4P 4D। ठीक है, 4D की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास 3D में कितने हैं, 3D में आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिल कीजिए, सबसे पहले से हाफ फिल बनाइए, उसके बाद फिर फुल कीजिए। ये आपके पास हो गया है, ये देखिए ये आपके पास हो गए हैं पूरे 8। अब हो गए 8, है ना, 8 इसमें हमने फिल कर दिए। एस क्योंकि आप जानते हैं एस कितना है, 0 है। ठीक है, इससे लिख लीजिए 3D है ये, 4S है ये, 4P 4P और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 4D। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि 3D में आपके पास 8 है, 4S 0 है, 4P 0 है, अभी 4D भी 0 है। बट जब आपके पास जो निकल है उसके साथ क्लोरीन बॉन्ड बनाने आएगा तो क्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या होने चाहिए, वो उसके पास खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने 4 क्लोरीन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेके आ सके, है ना, और बॉन्डिंग में आ सके, किससे, निकल के साथ, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर वो जगह आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप आराम से Cl के इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4S 4P 4D खाली हैं। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन के जो 4 आपके पास जो 4 क्लोरीन है उसके लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ये रहे वो, यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो 4 आपके पास जो ये है ना, ये क्लोरीन के ही हैं, ये क्लोरीन ने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन के बॉन्ड्स हैं जो उसने बनाए हैं। तो अगर अब आप देखेंगे, देखिए अब उसने बॉन्ड बना लिए हैं क्लोरीन ने, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड रह गए हैं, है ना, अनपेयर्ड रह गए। तो मैंने आपको क्या बोल रहा था, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बॉन्डिंग हो चुकी है, अब क्लोरीन आ गए हैं, है ना, क्लोरीन के ये क्लोरीन अटैच कर लिया है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए हैं। तो ये इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक लिख लीजिए, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक के साथ मेन चीज़ तो लिख लीजिए जो कि है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर ये हो जाएगा जहाँ जहाँ आपके पास Cl ने बॉन्ड बनाया है वहीं वहीं की आपको देखनी है। ठीक है, Cl ने S में और P में बॉन्ड बनाया है, P में भी कितने P के साथ, 3 P के साथ बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो sp3 हो गई। तो sp3 के लिए अगर आपको शेप बनानी है तो आराम से बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल बनेगी, राइट। तो बनाते हैं जल्दी से। NiCl4 नेगेटिव के लिए Ni और sp3 है तो यानी कि टेट्राहेड्रल Cl इस तरह से बना देंगे और ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल। और हमेशा ये लिखना मत भूलिएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, क्योंकि उसका भी नंबर है ना, सब चीज़ों का नंबर है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है NiCN4 और फिर 2 नेगेटिव यहाँ पे इसका चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास एक, यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चंस के साथ आपको कैसे डील करना है ना। तो Ni जानते हैं आप कितना होता है, Ni का अभी हमने देखा 28 होता है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सबसे पहले हम Ni की नॉर्मल वाली लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली लिख लेंगे। अब क्योंकि हमें आता है Ni2 पॉजिटिव, है ना, Ni2 पॉजिटिव आता है। Ni2 पॉजिटिव यानी कि 28 इसमें होते हैं, बट अब कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन 26 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो आर्गन 18, 3D8, 4S 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 4S 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हम सबसे पहले हम जो इसका GS में इसकी जो ग्राउंड स्टेट में रहेगी ऑक्सीडेशन वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो इसकी एक्साइटेड में रहेगी। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको सिंपल सा बनाएंगे जैसा ये है 3D। ठीक है, यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे S का।
फिल कीजिए फटाफट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। एस का 0 रहेगा बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है उसने, क्योंकि एन जो होता है यहाँ पर एन जो लूज करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इसी से करता है, एस से करता है आराम से। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले। ओके, तो अब क्योंकि हमें बॉन्ड बनानी है, जब एक्साइट होगा तभी तो वो उसके साथ बॉन्ड बना पाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे NiCN4 के साथ क्योंकि बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा काम, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ये रहा आपके पास D का, S का और फिर P का। ठीक है, 3D का बना लीजिए, फिर उसके बाद S का बना लीजिए, 4S 4P। ठीक है, नाम लिखने बहुत ज़रूरी, तभी आप बता पाएंगे कि वो किससे उसने हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कि जो D है आपके पास, D में कितने हैं, D में है आपके पास इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही केस आता है CN का, तो यहाँ पे CN के लिए और इसके साथ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं, उनका मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स जो होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है उसके बारे में, दैट वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग करा सकते हैं उनकी। जैसे कि ये अनपेयर्ड है ना, तो इनकी जो होती है फिर से पेयरिंग हो सकती है। ये वाला जो होगा यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, इसकी हम पेयरिंग करा के इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। ये वाला जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, और कौन कौन इसे बना पाता है ये भी हम अभी देखने वाले हैं। नोट करके लिख लीजिए फटाफट से कौन कौन यही सब चीज़ें कर पाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हम इन्हें बोलते हैं, जैसे कि CN है फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। नोट करके लिख लीजिए, नोट में सबसे पहले लिखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए NH3 होता है एक सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद होता है EN, फिर उसके बाद होता है NO2, फिर होता है साइनाइड, फिर होता है कार्बोनाइल। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CO रहता है, इसका सबसे ज़्यादा रिवर्स पेयरिंग इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि जो होते हैं ना इसके आपके पास जिसके साथ भी बॉन्डिंग बना रहा होता है वो रिवर्स पेयरिंग करने लग जाता है, जैसे कि अभी हमने केस में देखा था। तो वहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स पेयरिंग होगी इनके साथ, जब भी ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। ये लाइगेंड्स अगर आपके पास आ गए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही 5 जो हैं, यही 5 आपका क्वेश्चन गलत भी करा सकते हैं, और यही क्वेश्चन जो है, यही 5 जो अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये क्वेश्चन आपका सही करवा सकते हैं। सो NH3 और इथेन 1,2 डायमीन, NO2 साइनाइड, कार्बोनाइल, ये सब मिलकर के क्या करेंगे आपके पास, दोनों पाँचों के पाँचों CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो बेसिकली वो क्या करेंगे मिलकर के हमेशा रिवर्स पेयरिंग कराएंगे, जैसे इस केस में करवाई है। ये क्या हो जाएंगे, आप पेयर अप हो जाएंगे। तो इसे पेयरिंग कर लेते हैं अब, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे अब ये पेयर। ठीक है, जब ये पेयर होंगे तो अब इस तरह से 8 आ जाएंगे, है ना। अब जब ये इस तरह से 8 आ जाएंगे तो अब जो हमारे पास CN आएगा, CN जो 4 आएंगे, CN के 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो कहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो वही बना लेते हैं 1 2 3, इसे अलग पेन से बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 साइनाइड जो होंगे बॉन्ड बना लेंगे इसकी खाली जगह में, क्योंकि खाली जगह तो चाहिए उसे बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके पास निकल है उसके पास खाली जगह है, तो वो आराम से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जल्दी से बताइए मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, कहाँ कहाँ साइनाइड ने बॉन्ड बनाया है। तो सबसे पहले तो उसने D से बनाया है, D पहले वाले का है। तो यहाँ पे केस आ गया है, अब वही केस जो मैं आपको बार बार चिल्ला के बोल रही थी, D का। सबसे पहले क्योंकि एक D का ऑर्बिटल है, D के ऑर्बिटल में CN ने बॉन्ड बनाया है, D, और एक S का है और P के 2 हैं, तो DsP2। तो DsP2 वाला केस आ गया है, यही वाला जो है आपका बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, DsP2 का केस है, यहाँ पर एक तो DsP2 का केस आया है, ऊपर से यहाँ पर क्या आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी आया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि यहाँ पर क्या होगी, रिवर्स पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर कोई भी आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आ जाता है। DsP2 है, DsP2 यानी कि बेसिकली ये कितना है तो ये कितना 4 ही है, तो 4 के लिए स्क्वायर प्लानर बनता है जब भी DsP2 होता है। ठीक है, DsP2 होता है तो उसके लिए स्क्वायर प्लानर बनाते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डायमैग्नेटिक भी लिख लीजिए फटाफट से। तो लिख लीजिए DsP2 के साथ इसकी शेप कैसी है, स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर के साथ क्या है ये, इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आप लिखेंगे डायमैग्नेटिक है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे इसमें फुल।
अब मेन चीज़ बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। बिल्कुल आसान है, DsP2 के लिए स्क्वायर प्लानर बनता है, हम जानते हैं। इस तरह से निकल रहेगा इसके अराउंड, इस तरह से हम 4 साइनाइड को बनाएंगे। इस तरह से 4 साइनाइड बन गए और इस तरह से हमेशा डॉटेड करके आप शो करना कि ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। और होल का नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है, ये लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसका शेप भी बन गया हमारे पास, ईजी था ना। अब हम एक और देखते हैं इसका, NiCO का होल 4 है, तो CO भी आ गया। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है कि वीक फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स पेयरिंग करेंगे। तो इसे आप चाहे खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसे खुद कीजिए। चलिए, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसे खुद कीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है पिछला वाला, बिल्कुल वैसे ही करते जाना है इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो अगर आप अब देखेंगे यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट CrH2O होल 6 3+। तो 3+ जो है इसका ओवरऑल चार्ज है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर Cr जो है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, अभी मैंने बताया था आपको, याद करना है, स्कूटी VCr, तो चौथा ही होता है वो, यानी कि 20 तक तो हमें आते ही हैं, वो 4 और यानी कि 24वां होता है क्रोमियम। तो क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। नॉर्मल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आपको पता ही है 24 होता है। बट क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका देखेंगे कितना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो H2O आप जानते हैं कितना होता है, H2O आपके पास 0। तो यहाँ पे 3+ है ये, है ना। तो 3+ हो जाएगा यहाँ पे क्रोमियम का, क्योंकि आप जानते हैं 3+ जो होता है यहाँ पर इक्वल टू के बाद होता है ना। तो 3+ किसका चार्ज होगा, क्रोमियम का ही चार्ज है वो। सो क्रोमियम में 3+ चार्ज है, तो यानी कि 3 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 24 से ये 21 हो जाएगा अब, ठीक है। क्रोमियम की होती 24 है, बट अब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, 21 के लिए। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। डायरेक्टली कर लीजिए आप सब, ये सारे काम डायरेक्टली होने चाहिए, ठीक है। Cr3+ के लिए लिख रहे हैं हम, आप चाहे 24 वाले के लिए भी लिख सकते हैं। 3+ के लिए हो जाएगी आपके पास आर्गन 18, 18 हो गए। उसके बाद 3D और 4s में भरेंगे, ठीक है। 18 इसमें हो गए हैं, ठीक है। अब हम भरेंगे यहाँ पर D में, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। S में कितने होंगे, सबसे पहले 2 होंगे, ठीक है, 20। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 और फिर 24, ठीक है। 24 के लिए बनाया है मैंने अभी, राइट। बट यहाँ पर जब क्या होगा, ये इसकी Cr क्रोमियम की 3+ स्टेट रहेगी, तब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, है ना, और एक यहाँ से जाएगा। तो ये कितना हो जाएंगे अब, 3D 3 और 4s 0, ठीक है। अब ये हो जाएगी इसकी आर्गन 18 की क्रोमियम 3+ के लिए, ये हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि क्रोमियम का अगर आप पूरा बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट क्या है कि यहाँ पर रहेगा, डायरेक्टली हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये 3D 3 4s 0, इतनी बात समझ में आ गई। अब बस क्या करना है, हमें सिंपल सा इसका पूरा वो बनाना है, हमें बनाने होंगे ऑर्बिटल्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ H2O की जगह बनाएंगे। देखिए कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 6 5, और फिर आएगा S और फिर आएगा हमारे पास P, ठीक है। इतना तो अभी है नहीं कि D की भी ज़रूरत पड़े हमें। पहले हम फिल कर लेते हैं 3D को, फिर 4s, फिर 4p। 3D में आपके पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि H2O आप जानते हैं ये भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड नहीं है, तो इनमें पेयरिंग तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चलेगा यहाँ पर। बस अब हमारे पास जो बची हुई जगह है, खाली स्पेसेस है, वहाँ पर कौन आएंगे, H2O का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम H2O का बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, पूरे 6 बनाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से आप पूरे 6 बना लेंगे आप। कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए अब आपके पास। इस तरह से आप शो करेंगे, ये है क्या, सबके सब H2O हैं सारे के सारे, ठीक है। तो 6 H2O के हमारे पास बन गए। तो अब जहाँ जहाँ H2O है, H2O है, इस तरह से आप उसे मार्क कर लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, यहाँ पे बॉन्डिंग करवा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, 2 आपके पास D2, D में है ये 2, और S में 1, P में 3 है। तो D2sp3 यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक देख लीजिए फटाफट से, पैरामैग्नेटिक और ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ ये क्या है, ये है आपके पास T2sp3, जिसका शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं क्रोमियम के, पहले 4, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ठीक है। यहाँ पर H2O, फिर यहाँ पर भी H2O, सारे के सारे जगह में क्या होगा, H2O ही होगा। बस हमें दिखाना होगा अच्छे से कि कौन प्लेन के ऊपर है, कौन प्लेन में है। तो ये वाले जो हैं प्लेन वाले हैं, ये प्लेन वाले हैं, और ये जो H2O हैं ये दोनों
प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका होल का चार्ज आ जाएगा 3+ आ गया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, सिंपल सा था ये। अब नेक्स्ट वाला भी हमारे पास एक और है COEN होल थ्राइस 3+। EN भी मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में से था, है ना। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, पेयरिंग हो जाएगी, रिवर्स पेयरिंग हो जाएगी। तो अब मैं इसको बता रही हूँ, उसके बाद अब आप सबको होमवर्क करना है। कोबाल्ट का कितना होता है इसमें, कोबाल्ट होता है 27, देख लीजिए 27 होता है, कैलकुलेट करके 27 होता है। आर्गन 18, नॉर्मल वाली इसकी लिख लीजिए पहले, आर्गन 18, 4s2 3D कितना हो जाएगा आपके पास, 27 है तो 3D में 7 आ जाएंगे, है ना, इतनी बात होगी। फिर उसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे कोबाल्ट की, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर EN जो होगा आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो EN है इसकी कितनी होगी, यहाँ पर ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है तो CO जो होगा 3+ ही रहेगा, राइट। 3 हो जाएगी यहाँ पर, और +3 यानी कि जो आपके पास EN है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है, वो लाइगेंड न्यूट्रल होता है, और +3 फिर आपके पास कोबाल्ट की यहाँ पे आ जाएगी निकल के, तो 3 है यानी कि 3 लूज़ कर दिए हैं। 27 से अभी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का फिल कर देते हैं, आर्गन 18, 4s0 3D 7, ये हो जाएगा। अब सिंपल, आप देखते हैं सॉरी 3D 6 हो जाएगा अब ये 3D 6, ठीक है। अब इसके लिए बना लेते हैं 3D 6 ये रहा, फिर 4s का, फिर 4p का बना लेंगे। चलिए जल्दी करती जाइए ये सारे काम साथ साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे हम 3D 6 फिल करेंगे, यहाँ पर 5 और ये छठवा। EN जो है आप जानते हैं कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसके साथ पेयर कर लेगा और ये वाला इसके साथ कर लेगा, तो बेसिकली ये हो जाएंगे इस तरह से, पेयर अप हो जाएंगे। अब हो गए पेयर अप, पहले पेयरिंग कर देना, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अब आराम से EN जो होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो EN के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, EN क्योंकि आप जानते हैं कि डाइडेंटेट लाइगेंड है, तो उसके लिए आपको हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, 2 बॉन्ड यानी कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसके लिए टोटल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड यहाँ पर और 2 बॉन्ड यहाँ पर EN के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, ये आपके पास EN के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं EN जो होता है डाइडेंटेट होता है, डाइडेंटेट यानी कि उसको उसके जो होते हैं डबल बॉन्ड बनते हैं। तो अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो उसके 6 बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो वही 6 बॉन्ड हैं ये बेसिकली EN के हैं ये। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा देंगे कि ये हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। हाइब्रिडाइज को भी दिखाना, ठीक है, इस तरह से हाइब्रिडाइज हो गए हैं ये दिखाना, और उसके बाद आराम से इसकी लिख देना इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। D में 2 हैं, D2sp3 का मतलब देखिए यहाँ पर ये सब पेयर्ड है, यानी कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, D2sp3 है यानी कि ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। सब लिख लीजिए फटाफट से, ये सब चीज़ें जो है ना साथ में लिख जानी चाहिए, D2sp3 शेप बना लीजिए फटाफट से, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल बनेगा इसके लिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, CO इस तरह से बनाएंगे हम, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर डाइडेंटेट आ जाता है तो कैसे आपको बनाना है। पर हम क्या करेंगे, EN के 2 बॉन्ड्स दिखाएंगे कोबाल्ट के साथ। देखिए ये रहा आपके पास एक EN, और ये रहा आपके पास एक EN, और ये रहा आपके पास एक EN, ठीक है। ये इस तरह से बनाते हैं हम, है ना, हमेशा इसी तरह से बनाते आए हैं, अभी भी हम वैसे ही बनाएंगे। जब भी ऐसा डाइडेंटेट आता है तो हमेशा वो 2 की जगह 2 बॉन्ड्स की जगह लेता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है, तो हम इस तरह से हम दिखाते हैं। और ओवरऑल चार्ज 3+, D2sp3 था, डायमैग्नेटिक था, और ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप थी। इतना समझ में आ गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आपके पास मेरे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। एक है आपके पास COOX, यानी कि ये भी ऑक्सलेट है, तो ये भी आप जानते ही हैं कि इसका भी आपके पास डाइडेंटेट का केस आ जाएगा, है ना, डाइडेंटेट का आ जाएगा। और ऊपर से ये भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ये क्या है, वीक फील्ड है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी रिवर्स पेयरिंग का केस नहीं आएगा। फिर H2O आ गया आपके पास, ये भी सिंपल है, ये भी आप कर लेंगे। फिर आपके पास है FeCN होल 6, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो यहाँ पर आपके पास रिवर्स पेयरिंग का केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनको आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, आपको खुद कीजिएगा, जब आप खुद करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस में आएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट कि आपको इनमें से कोई किसी में अगर क्वेरी है तो, ठीक है। अगर मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी अगर डाउट है फिर भी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी विद क्रिस्टल फील्ड, हम करेंगे ये वाला जो आपके पास VVD था वो खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट में लेके आऊँगी मैं आपके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जो हमारे पास एक थ्योरी चल रही है अब, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।